नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां शिया वक्फ बोर्ड के बाद हज कमेटी में बीजेपी का दबदबा। राज्य मंत्री मोहसिन रजा निर्विरोध हज कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं। वक्फ बोर्ड के बाद अब हज कमेटी से भी आजम गुट का दौर खत्म हो गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिया वक्फ बोर्ड के बाद हज कमेटी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है और राज्य मंत्री मोहसिन रजा निर्विरोध हज कमेटी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। और इसी के साथ वक्फ बोर्ड के बाद अब हज कमेटी से भी आजम गुट का दौर खत्म हो गया है। तो लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिया वक्फ बोर्ड के बाद हज कमेटी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है और राज्य मंत्री मोहसिन रजा निर्विरोध हज कमेटी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। और इसी के साथ वक्फ बोर्ड के बाद अब हज कमेटी से भी आजम गुट का दौर समाप्त हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्य मंत्री मोहसिन रजा निर्विरोध हज कमेटी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं और इस तरीके से आजम गुट का दौर हज कमेटी से समाप्त हो गया है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अवनीश का। अवनीश, राज्य मंत्री मोहसिन रजा को निर्विरोध हज कमेटी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। अवनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मीनाक्षी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। अवनीश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो राज्य मंत्री मोहसिन रजा हैं, वो निर्विरोध हज कमेटी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? आज दोपहर में इस निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश हज कमेटी का जो कार्यालय है, वो पिछले 40 महीनों से वहां पर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई थी और एक दौर था जब वहाँ आजम खान के समर्थकों का दबदबा था। खुद आजम खान मंत्री के तौर पर हज कमेटी के लंबे समय तक चेयरमैन रहे। उसके अलावा भी उनके द्वारा नामित तमाम सारे सदस्य हज कमेटी में उनका वर्चस्व रहा। और इसके बाद अब बीजेपी ने जो है अपनी रणनीति के तहत अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में जो है पहले शिया वक्फ बोर्ड पर अपना कब्जा जमाया, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भी अपने समर्थक व्यक्ति को चेयरमैन बनाया और अब हज कमेटी का जो निर्वाचन हुआ है उसमें भी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो राज्य मंत्री मोहसिन रजा वो निर्विरोध जो है चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। जी, और बताया ये भी जा रहा है कि इसी के साथ आजम खान के जो गुट का दौर था वो एक तरीके से अब समाप्त हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजम खान का दबदबा अल्पसंख्यक विभाग में खासतौर पर जो तो अलग अलग चाहे मदरसा बोर्ड हो या हज कमेटी हो, वक्फ बोर्ड हो, इन तमाम जगहों पर था और उनके समर्थक अलग अलग भूमिका में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, वो वहां पर अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। ऐसे में सरकार की रणनीति और तमाम कोशिशों के बाद आखिर बीजेपी को कामयाबी मिली है और पहले शिया वक्फ बोर्ड पर, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर और अब हज कमेटी पर भी जो है बीजेपी ने अपने समर्थक को वहां पर काबिज करने में सफलता पाई है और इसी कड़ी में मोहसिन रजा को निर्विरोध जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। कि दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड के बाद अब हज कमेटी से आजम गुट का दौर खत्म हो गया है और मोहसिन रजा को निर्विरोध हज कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया है। इसी के साथ शिया वक्फ बोर्ड के बाद अब हज कमेटी में बीजेपी का दबदबा भी बढ़ गया है। तो वक्फ बोर्ड के बाद अब हज कमेटी में भी आजम गुट का दौर समाप्त हुआ। शिया वक्फ बोर्ड के बाद हज कमेटी में बीजेपी का दबदबा अब देखने को मिलेगा और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिया वक्फ बोर्ड के हज कमेटी के दौरान, हज कमेटी की जब मीटिंग चल रही थी उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ राज्य मंत्री मोहसिन रजा को चेयरमैन चुन लिया गया। सर्वसम्मति से निर्विरोध उन्हें चेयरमैन चुन लिया गया है। और मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सरकारों में भ्रष्टाचार था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा, तो वहीं अलीगढ़ में भी बयान देते हुए उन्होंने जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं
अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा लहूलुहान कर रख दिया था। और आज योगी जी की सरकार बनी है। दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं है, आंख उठाकर छोप देखने की मित्रों हिम्मत नहीं। मैं जन विश्वास यात्रा में जनपद जनपद जा रहा हूं। ये मेरी 10वीं सभा है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। जहां तक नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, ये भीड़ देखकर मैं कहता हूं, अखिलेश बाबू कितना ऊपर नीचे हो लो, इस बार भाजपा की 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद महाराजगंज में 437 करोड़ लागत की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होता था। यूपी का युवा बेरोजगार थे, आज गरीबों का पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है। बीजेपी की सरकार ने कोरोना काल में सभी को फ्री में दवा, फ्री में राशन दिया। पहले की सरकार में गरीबों को आवास भी नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, आज फर्क साफ है। 2014 के पहले देश के अंदर वातावरण क्या था और 2014 के बाद देश के अंदर वातावरण में कितना परिवर्तन हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले देश के अंदर अविश्वास था, देश में अराजकता थी, देश में लोगों के मन में सरकार के प्रति एक गुस्सा था, व्यापक भ्रष्टाचार था, आतंकवाद, उग्रवाद सिर चढ़ करके बोलना था, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, आम जन को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। कहीं हाईवे, कहीं पर एयरपोर्ट, कहीं पर जल मार्ग से यातायात की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं पर अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को प्रदान होना शुरू हुआ। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले, हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिले, हर गरीब को शासन की सुविधाओं से आच्छादित करके उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इसके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए देश के अंदर लागू तो हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक पिछली सरकार ने उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। परिणाम साफ था, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा देती थी, उत्तर प्रदेश को परिवारवाद की जागीर मान करके उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का कार्य कर रही थी। नौजवान बेरोजगार था, किसान बदहाल था, महिलाएं असुरक्षित थी और प्रदेश के अंदर
अराजकता का एक वातावरण था, प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट आया था। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। चुनाव आयोग ने लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात की है। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए। यह भी साफ हुआ है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद किया जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चलने के साथ ही वहां पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं को बढ़ाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर पहुंचने वाले रेल यात्रियों को मॉडर्न सुविधाओं के साथ ही आध्यात्म का भी अलग अनुभव होगा। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। इस वक्त हम अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है वो यहाँ पे आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहे होंगे। इस जो मेन एंट्रेंस है इसको 3 चरणों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे दिखाएं आपको तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप ऊपर की तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे, अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक मंदिर शेप का एक मुकुट यहाँ पे बनाया गया है। चूँकि इस पूरे स्टेशन को अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसको उस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो जो पार्ट 2 है वहीं से मेन एंट्रेंस होगा। इसके साथ ही पार्ट 3 भी आप वहाँ पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो बनाए इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। और तीनों ही, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, तीनों ही फेजेस में से आपको एंट्री मिलेगी। क्योंकि पार्ट 2 को मुख्य रूप से एंट्री गेट बनाया गया है। यहाँ पे तमाम वो व्यवस्थाएं होंगी। अगर हम इस बिल्डिंग के आगे की बात करें, जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा और यहाँ पे तमाम जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, तमाम वो सुविधाएं लगाई जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, अगर हम बात करें कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे रोड बनाया जाएगा। चूँकि जो यात्री यहाँ पे आएंगे वो यहीं से आएंगे और वहाँ पार्ट 2 के मेन गेट से एंट्री करेंगे। और इस रेलवे स्टेशन, नए रेलवे स्टेशन पुराने रेलवे स्टेशन से काफ़ी अद्भुत होने वाला है, आधुनिक होने वाला है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से भी तमाम चीज़ें सरकार की ओर से, रेलवे की ओर से की जानी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो यात्री हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग विश्रामालय बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग बनाया गया है। इसके साथ ही इसको डिजिटल तौर पे जोड़ा गया है। अगर हम बात करें लिफ्ट की बात करें, एलिवेटर की बात करें, दुकानों की बात करें तो धार्मिक पुस्तकों की एक दुकान बनाई जाएगी। पूजा पाठ की जो सामग्री है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। अयोध्या की जो पुरानी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि रेलवे अलग अलग प्रयोग करता रहा है, ऐसे में एक आधुनिक प्रयोग है, एक अद्भुत प्रयोग है। और जो भी लोग अयोध्या के रहने वाले हैं या जो भी यहाँ पे यात्रा करने वाले हैं, रेलवे के इस प्रोजेक्ट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो करते हैं बलिया का, जहां युवा चेतना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण के पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के फकीर थे राजनारायण। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योगी सरकार ने राजनारायण पार्क का नाम बदल दिया, जो कि निंदनीय है। राजनारायण जी इस देश के समाजवादी आंदोलन के प्रवर्तक थे। आज उनकी पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने बलिया में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया।
जिसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ पूरे जनपद से हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। हम अविलंब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में जो राजनारायण जी के स्मारक पार्क का नाम बदल के बेनियाबाग पार्क कर दिया गया है, उस चूक को सुधारा जाए और पुनः उस समाजवादी नेता राजनारायण जी के नाम पर पार्क का नामकरण किया जाए। वही खबर अब नोएडा से, जहां सॉल्वर गैंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सीटेट का ठेका लेने वाले 18 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में दिल्ली पुलिस का एएसआई भी शामिल है, सीआईएसएफ का जवान भी शामिल है। गिरोह में ये शामिल था और रिटायर्ड फौजी और 5 महिलाएं भी गैंग में शामिल थी। 5 लग्जरी गाड़ी, 50 एडमिट कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर बरामद किए गए हैं। सेक्टर 58 थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस लगातार ताबड़तोड़ सोल्वर गैंग की कमर तोड़ती नजर आ रही है। वहीं एक सेक्टर 58 पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 18 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें महिला समेत दिल्ली पुलिस का एएसआई और सीआरपीएफ का जवान भी पकड़ा गया। हमारे साथ हैं डीसीपी राजेश सर। किस तरीके से एक हाथ लगी है कामयाबी? सेक्टर 58 पुलिस ने आज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये पता चल गया कि आज जो सीटेट एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम देने के लिए कुछ बाहर का कैंडिडेट्स हमारा जो सेक्टर 62 वहाँ के रुके हुए थे। हम लोगों का जो चेकिंग टीम है, सुबह का चेकिंग टीम गश्त करते समय एक संदिग्ध अवस्था में एक कार को देखा और उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। उन लोगों से पूछताछ में पता चल गया कि कुछ लेडी कैंडिडेट्स जो हरियाणा और अन्य जगह का रहने वाले हैं और क्या सेंटर यहाँ नहीं है। खास बात यह कि जिस सेंटर नोएडा में नहीं है, सेंटर अलग अलग जगह का, जैसे 2 सेंटर्स गुरुग्राम में थे और एक मुरादाबाद और एक सोनीपत और एक मथुरा। इस तरह अलग अलग सेंटर्स का जो एग्ज़ाम देने वाले एक दिवस पहले आके नोएडा में रुककर जो पेपर्स इन लोगों को दिखाने वाले थे उन लोगों के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करते समय हम लोग रेड कर दिए थे। उसमें एक व्यक्ति फरार हो गया था। इसमें सोनीपत का एक गैंग जुड़ा हुआ है, नज़र आ रहा है, जो पूछताछ प्रथम दृष्टया में ये पता चल रहा है। हो सकता है ये आज का पेपर असलियत पे ना हो, बट हम लोग मान के जा रहे हैं क्योंकि आज का पेपर था और आज का हॉल टिकट्स इन लोगों का पास था और जो 2 लोग पकड़े गए थे इन लोगों का व्हाट्सएप चैट्स भी मिल गए हम लोगों के पास और जो पैसा ट्रांजैक्शन किया गया था इन लोगों को, जो पैसा देकर ये लोग आज का पेपर देखने वाले थे, वो सब प्रूफ आज प्रथम दृष्टया मिल गया हम लोगों को। इन लोगों को जब पीसीआर पे लेंगे हो सकता कुछ और खुलासा हो। बात ये थे डीसीपी राजेश है, जिनका साफ कहना है और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस का एएसआई और सीआरपीएफ का एक जवान है, एक वकील है और साथ में कुछ महिला जो भी पकड़ी गई हैं। साथ में इनके पास से 5 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, काफ़ी चैटिंग पकड़ी गई है, काफ़ी जो इनके पास सर्टिफिकेट जो फर्जी थे वो पकड़े गए हैं और इनके पास परीक्षा से पहले ही जो पेपर मिल जाता था सोल्वर गैंग को। और कहीं ना कहीं ये लगातार सक्रिय गैंग था, जिसके अब से पहले भी नोएडा सेक्टर 58 में लगभग 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब से पहले लगभग काफ़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से जो सोल्वर गैंग है वो लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर परीक्षा दिलवाने का काम कर रहा था। वीडियो के साथ मैं इंडिया नोएडा।